सोचिए, जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें पर्यावरण के बारे में एक शब्द तक नहीं था, बिल्कुल खामोशी। लेकिन आज उसी भारत के पास दुनिया के कुछ सबसे मजबूत पर्यावरण कानून हैं। तो ये कैसे हुआ? चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं कि इस खामोशी से एक मजबूत पहरेदार बनने तक की कहानी क्या है। तो सवाल यही उठता है ना कि एक संविधान जो कभी पर्यावरण पर पूरी तरह मौन था, आखिर उसने दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रीन लॉज को जन्म कैसे दे दिया? देखिए, ये कहानी काफी दिलचस्प है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, हमारे संविधान में किए गए बड़े बदलाव भी हैं, और सबसे बढ़कर हमारी अदालतों का एक बहुत ही अहम रोल है। इस कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, भारत के अंदर नहीं हुई। इसकी चिंगारी असल में दुनिया के मंच पर लगी थी। 70 के दशक में ना पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर एक नई सोच, एक नई चेतना जाग रही थी। और इस वैश्विक जागृति के 3 बहुत बड़े पड़ाव थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे तो पर्यावरण कानून की दुनिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब एक तरह से नींव का पत्थर। फिर 1987 में आई ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। और आखिर में 1992 का रियो अर्थ समिट, जिसने 21वीं सदी के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 1972 के उस ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की प्रधानमंत्री एकमात्र विदेशी राष्ट्राध्यक्ष थीं जो वहां मौजूद थीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था, जो दिखाता है कि भारत इस मुद्दे को लेकर शुरू से ही कितना सीरियस था। तो दुनिया भर में जो ये लहर चल रही थी, भारत ने उसे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे सीधा अपने सबसे बुनियादी कानूनी दस्तावेज यानी अपने संविधान का हिस्सा बना लिया। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए संविधान में 3 बहुत जरूरी बातें जोड़ी गईं। इन्हें पर्यावरण कानूनों की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। पहली, आर्टिकल 48A, जो कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरी, आर्टिकल 51AG, जो इसे हर नागरिक का कर्तव्य बनाता है। और तीसरी और सबसे अहम, आर्टिकल 21, जिसके तहत जीने के अधिकार का दायरा बढ़ाकर उसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल कर लिया गया। अब देखिए, सिर्फ वादे कर देना या कानून बना देना काफी नहीं होता, उन्हें लागू करने के लिए धारदार औजार भी तो चाहिए, है ना? तो वो भी दिए गए। जनहित याचिका यानी PIL ने किसी भी नागरिक को ये ताकत दे दी कि वो पर्यावरण के लिए सीधा कोर्ट जा सके। आर्टिकल 32 और 226 के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाना आसान हो गया। और तो और जंगल और वन्य जीवों को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। मतलब अब इनकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की हो गई। और अब आता है कहानी का सबसे नाटकीय मोड़, वो दौर जब कागज पर लिखे इन सारे कानूनों को असल दुनिया की मुश्किलों और त्रासदियों की कसौटी पर कसा गया। और इस लड़ाई में हमारी अदालतों ने एक पहरेदार की भूमिका निभाई। बिल्कुल, कहा जाता है कि भारतीय न्यायपालिका पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सेंटिनल ऑन द क्वी वे बन गई। मतलब एक ऐसा सतर्क प्रहरी, एक ऐसा गार्ड जो हमेशा जागा हुआ हो, हमेशा चौकन्ना रहे। और इस चौकन्नेपन का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है एक ऐतिहासिक केस से, 1987 का ओलियम गैस रिसाव मामला। इस एक केस ने भारत के पर्यावरण कानून की दिशा ही बदल दी। हुआ ये था कि दिल्ली के एक बहुत घनी आबादी वाले इलाके में एक प्लांट से जहरीली गैस लीक हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने उस इंडस्ट्री को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जो फैसला आया वो ऐतिहासिक था। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि लोगों की जिंदगी, उनकी सेहत और हमारा पर्यावरण किसी भी कंपनी के मुनाफे या रोजगार खत्म होने के तर्क से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी केस ने हमें एक जबरदस्त कानूनी हथियार दिया, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि अगर कोई कंपनी कोई खतरनाक या जोखिम भरा काम कर रही है और उसकी वजह से कोई भी हादसा होता है, तो नुकसान की भरपाई की सारी जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी, पूरी की पूरी। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई अपवाद नहीं। तो हमारी न्यायपालिका सिर्फ किसी एक केस का फैसला नहीं कर रही थी, वो असल में भविष्य के लिए एक स्थायी कानूनी ढाल तैयार कर रही थी, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे काम आ रही है। इसी दौरान हमें 2 और बहुत मजबूत सिद्धांत मिले। पहला है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। आसान भाषा में सवाल है, मालिक कौन? जवाब, हमारी नदियां, जंगल, हवा
इन प्राकृतिक संसाधनों की मालिक सरकार नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक रखवाला। असली मालिक तो जनता है। और दूसरा सिद्धांत है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब गलती कौन सुधारेगा? इसका जवाब भी सीधा है, जो प्रदूषण फैलाएगा वही उसकी भरपाई करेगा। और भरपाई का मतलब सिर्फ मुआवजा देना नहीं, बल्कि पर्यावरण को वापस उसकी पुरानी हालत में लाने का पूरा खर्च उठाना भी है। और इनके साथ एक और बहुत काम का सिद्धांत आया, एहतियाती सिद्धांत। ये कहता है कि भाई आग लगने का इंतजार क्यों करना कुआं खोदने के लिए? अगर किसी काम से पर्यावरण को कोई गंभीर और कभी न ठीक होने वाला नुकसान होने का खतरा है, तो आप ये कहकर एक्शन लेने से नहीं बच सकते कि हमारे पास 100% पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है। खतरा दिख रहा है तो सावधानी बरतना जरूरी है, बस। तो नतीजा क्या हुआ इन सब का? नतीजा ये हुआ कि इन सभी सिद्धांतों और कानूनों को मिलाकर हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी टूलकिट तैयार हो गया। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। साफ पर्यावरण का अधिकार हमें मिला आर्टिकल 21 से, जो जीने के अधिकार का ही हिस्सा है। ओलियम गैस केस ने हमें दिया एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत, मतलब खतरनाक उद्योगों के लिए कोई बचाव नहीं। पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांत ने साफ किया कि राज्य मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टी है। और पोल्यूटर पे सिद्धांत ने तय किया कि प्रदूषक को ही सब कुछ ठीक करना होगा। और अंत में ये पूरी कहानी संविधान के आर्टिकल 51 AG की इस एक बात पर आके टिक जाती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। यह हमें याद दिलाता है कि कानून और अदालतें तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी है।